हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ पाचन तंत्र और पाचन तंत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम और भोजन के जटिल अणु को सरल अणु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले अंगों का समूह पाचन तंत्र कहलाता है। और भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है। फर्स्ट है अंतग्रहण, सेकंड है पाचन, थर्ड है अवशोषण, फोर्थ है स्वांगीकरण और फिफ्थ है मल परित्याग। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भोजन के जटिल अणु को सरल अणु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भोजन का पाचन कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले अंगों का समूह पाचन तंत्र कहलाता है। और भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है। फर्स्ट है अंतग्रहण, सेकंड है पाचन, थर्ड है अवशोषण, फोर्थ है स्वांगीकरण और फिफ्थ है मल परित्याग। बात करूं मैं भोजन के पाचन की 5 अवस्थाओं के संदर्भ में तो जैसे कि फर्स्ट है अंतग्रहण और अंतग्रहण में भोजन को मुख में लेना है। सेकंड है पाचन, इसके तहत भोजन को छोटे छोटे कणों को तोड़कर पाचन करना होता है। और थर्ड है अवशोषण और इसके तहत पचे हुए भोजन को छोटी आंत के द्वारा रक्त में पहुंचना होता है। और फोर्थ है स्वांगीकरण और इसके तहत ऊर्जा का उपयोग करना होता है। और फिफ्थ है मल परित्याग और इसके तहत अपचय भोजन को बड़ी आंत के द्वारा गुदाद्वार या अनस से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि और फर्स्ट है अंतग्रहण और इसके तहत भोजन को मुख में लेना होता है। और सेकंड है पाचन और इसके तहत भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर पाचन करना होता है। और थर्ड है अवशोषण और इसके तहत पचे हुए भोजन को छोटी आंत के द्वारा रक्त में पहुंचना होता है। और फोर्थ है स्वांगीकरण और इसके तहत पचे हुए भोजन का ऊर्जा के रूप में उपयोग करना होता है। और फिफ्थ है मल परित्याग और इसके तहत अपचय भोजन को बड़ी आंत के द्वारा गुदाद्वार या अनस से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब मैं आपके समझ बात कर रहा हूँ पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और ये प्रश्न आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होंगे, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर अंत तक देखें। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। उसका आंसर है ऑप्शन ए, मुख से। अर्थात भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। और भोजन के जटिल अणु को सरल अणु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भोजन का पाचन कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले अंगों का समूह पाचन तंत्र कहलाता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत में। अर्थात मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। और छोटी आंत में पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य के मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन आरंभ होता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट का। और मनुष्य की मुख गुहा में लार की उपस्थिति में एमाइलेज एंजाइम स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का एक रूप को माल्टोज और डेक्सट्रिन में तोड़ देता है। और इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि मनुष्य की मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पेट। अर्थात शरीर के पेट या स्टमक या आमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि शरीर के किस हिस्से में भोजन अवशोषित होता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, छोटी आंत।
अर्थात छोटी आंत में पचे हुए पदार्थों का अवशोषण होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मानव पाचन तंत्र में कौन पित्त स्रावित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यकृत या लीवर। अर्थात मानव पाचन तंत्र में पित्त का स्रावण यकृत के द्वारा या लीवर के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पित्ताशय में। अर्थात पित्ताशय में पित्त का संचय होता है और पित्त का स्रावण यकृत या लीवर द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्टार्च। अर्थात लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अर्थात मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, छोटी आंत के द्वारा। अर्थात अधिकतम पोषण तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत। अर्थात आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है और छोटी आंत का ऊपरी भाग आमाशय से जुड़ा हुआ रहता है और नीचे वाला भाग अर्थात छोटी आंत का नीचे वाला भाग बड़ी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। और छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कार्निया। अर्थात पाचन तंत्र का हिस्सा कार्निया नहीं है, जबकि यकृत, पित्ताशय और आंत पाचन तंत्र के हिस्से हैं। और कार्निया आंख की बाहरी एक पारदर्शी झिल्ली है जो कि आंख के अगले भाग पर पुतली और परितालिका को ढकती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की लार में कौन सा एंजाइम होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, टाइलिन। अर्थात लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो कि स्टार्च का पाचन करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की लार का पीएच मान क्या होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 6.8। अर्थात लार का पीएच मान 6.8 होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, टाइलिन। अर्थात स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य टाइलिन करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अमीनो एसिड में। अर्थात पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बड़ी आंत अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जल का अवशोषण। अर्थात बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल का अवशोषण करना होता है। और बड़ी आंत चारों तरफ से छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन को घेरे हुए रहती है एवं इसकी लंबाई अर्थात बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। और बड़ी आंत में भोजन के पाचन संबंधित कोई भी कार्य नहीं होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम का निर्माण नहीं होता है और इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। और यह बड़ी आंत 3 भागों में विभाजित होती है। फर्स्ट है केकम, सेकंड है कोलन और थर्ड है रेक्टम। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण आहार नाल के किस भाग में होता है? उसका आंसर है ऑप्शन सी, आमाशय में। अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl का स्रावण आहार नाल के आमाशय में होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रेनिन। अर्थात दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की एंजाइम मूलतः क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी प्रोटीन। अर्थात एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। बात करूं मैं एंजाइम के संदर्भ में तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण मूलतः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण मूलतः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी जीव का पीछे का भाग। अर्थात कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र जीव का पीछे का भाग है, जबकि मानव जीव का अग्रभाग मीठे के लिए, पश्च भाग कड़वे के लिए, पार्श्व भाग खट्टे के लिए और अग्र एवं किनारे वाला भाग नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि मानव जीव का अग्रभाग मीठे के अनुभव के लिए, पश्च भाग कड़वे के अनुभव के लिए, पार्श्व भाग खट्टे के अनुभव के लिए, अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की आमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी काइम। अर्थात आमाशय से पचा हुआ भोजन जब छोटी आंत में जाता है तब उसे काइम कहते हैं। और आमाशय का आकार अंग्रेजी अक्षर जे के समान होता है। और आमाशय या स्टमक के 3 भाग कार्डिया, फंडस और पाइलोरस हैं। और आमाशय का पाइलोरस भाग छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है और ये पॉइंट एग्जाम पर्पज की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लीवर या यकृत। अर्थात विषाक्त भोजन को अविषाक्त करने का कार्य लीवर या यकृत करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी रेनिन। अर्थात रेनिन एंजाइम केवल बच्चों में ही स्रावित होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की आमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जठर लाइपेज। अर्थात आमाशय में वसा के पाचन की शुरुआत जठर लाइपेज करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का श्रावण कहाँ होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आमाशय में। अर्थात जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का श्रावण आमाशय में होता है। और जठर ग्रंथियां या गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर रस बनाती हैं। और जठर रस में या गैस्ट्रिक जूस में पानी, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम होता है। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ कि जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का श्रावण आमाशय में होता है और जठर ग्रंथियां या गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर रस को बनाती हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटीएज में परिवर्तन कौन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी पेप्सिन। अर्थात आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटीएज में परिवर्तन पेप्सिन एंजाइम करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की लार्ज में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। अर्थात लार में टाइलिन और लाइजोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और लार ग्रंथों से मुख्य रूप से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। फर्स्ट है लाइजोजाइम और सेकंड है टाइलिन। बात करूं मैं लाइजोजाइम के संदर्भ में तो लाइजोजाइम लार में मौजूद एक जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है और लाइजोजाइम मुंह में बैक्टीरिया को मारता है। बात करूं मैं टाइलिन के संदर्भ में तो टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन करता है और टाइलिन एंजाइम भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। और ये दोनों पॉइंट कई बार जम्मू में पूछे जा चुके हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि लाइसोजाइम लार में मौजूद एक जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है और लाइसोजाइम मुंह में बैक्टीरिया को मारता है, जबकि टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन करता है और टाइलिन एंजाइम भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की लीवर कुहन की दरारें कहाँ पाई जाती हैं?
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ग्रहणी व इलियम में, अर्थात लीवर कुहन की दरारें ग्रहणी व इलियम में पाई जाती हैं। और लीवर कुहन की दरारें को आंत्र ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। और लीवर कुहन की दरारें छोटी आंत के ग्रहणी या डेडोनम और शेषांत्र या इलियम में पाई जाती हैं। बात करूं मैं इनके कार्य के संदर्भ में, तो इनका मुख्य कार्य आंत्र रस का श्रावण करना है, जिसे कि सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? उसका आंसर है ऑप्शन ए टाइलिन के द्वारा, अर्थात मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी गलट, अर्थात भोजन ग्रसनी के गलट भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी एंजाइम की, अर्थात पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की विशेष आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रश्न भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। और प्रश्न की शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी क्योंकि एंजाइम जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यकृत या लीवर। और यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। और यकृत या लीवर पित्त रस या बाइल जूस बनाता है। और पित्त रस छोटी आंत के ड्यूडेनम में जाता है, लेकिन अधिक पित्त रस पित्त की थैली अर्थात गाल ब्लैडर में रहता है। और पित्त रस का पीएच मान 7.6 होता है। और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि इसका मान 7 से अधिक है। बात करूं मैं पीएच स्केल के संदर्भ में, यदि पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, यदि पीएच मान 7 होता है तो उदासीन होता है, और यदि पीएच मान 7 से अधिक होता है तो उस विलयन की प्रकृति क्षारीय या बेस होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पित्त का प्रमुख कार्य होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी वसा का पायसीकरण, अर्थात पित्त का प्रमुख कार्य वसा का पायसीकरण होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की किसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एपिग्लोटस को, अर्थात ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से एपिग्लोटस को जाना जाता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की जीव जंतु का संचित भोजन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ग्लाइकोजन को, अर्थात जीव जंतु का संचित भोजन ग्लाइकोजन को कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए पैरोटिड ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड, अर्थात सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि या पैरोटिड ग्लैंड है। और मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जीभ के नीचे तथा जीभ और गाल के किनारों में पाई जाती हैं। फर्स्ट है पैरोटिड ग्रंथि, सेकंड है सब मैंडिबुलर ग्रंथि और थर्ड है सब लिंगुअल ग्रंथि। और इन तीनों ग्रंथियों में पैरोटिड ग्लैंड या पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, जबकि सब लिंगुअल ग्रंथि या सब लिंगुअल ग्लैंड सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कार्डियक भाग में। और मुख गुहा के बाद ग्रास नली से होते हुए भोजन सीधा आमाशय में पहुंचता है। और आमाशय आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है जो कि एक थैली नुमा होता है। और आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। और ये पॉइंट भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है कि आमाशय में भोजन कितनी देर तक रहता है? इसका आंसर होगा लगभग 4 घंटे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रश्न भी कई बार जम्मू में पूछा जाता है। और प्रश्न की आमाशय में जो भोजन रहता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी काइम,
अर्थात आमाशय में जो भोजन रहता है उसे कायम कहते हैं। और मुख में पचा हुआ भोजन बोलस कहलाता है। और पेट या आमाशय में पचा हुआ भोजन कायम कहलाता है। और कायम जब मलाशय में पहुंचकर बाहर निकलता है तो वह कायल कहलाता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि भोजन के रूप को मुख में बोलस कहते हैं, पेट में कायम कहते हैं और मलाशय में कायल कहते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न भी कई बार जमों में पूछा जाता है। और प्रश्न की किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आग्नेयशयी रस को। अर्थात पूर्ण पाचक रस की संज्ञा आग्नेयशयी रस को दी गई है। और आग्नेयशय का एफ सेल आग्नेयशयी रस या पैनक्रियाटिक जूस बनाती है। और एफ सेल आग्नेयशयी रस लगभग 1 लीटर बनाते हैं। और आग्नेयशयी रस छोटी आंत के ड्यूडेनम में जाता है। और ये सभी पॉइंट कई बार जामों में पूछे जा चुके हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि आग्नेयशय का एफ सेल आग्नेयशयी रस या पैनक्रियाटिक जूस बनाती है। और एफ सेल आग्नेयशयी रस लगभग 1 लीटर प्रतिदिन बनाती है। और आग्नेयशयी रस छोटी आंत के ड्यूडेनम में जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किसके द्वारा निकलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आग्नेयशय के द्वारा। अर्थात वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज आग्नेयशय के द्वारा निकलता है। और आग्नेयशय 3 एंजाइम एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन बनाता है। बात करूं मैं एमाइलेज के संदर्भ में, तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट या शर्करा का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। और ये पॉइंट कई बार जमों में पूछे जा चुके हैं। और एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है और लाइपेज वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पहले पेप्टाइड्स में और बाद में एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पेप्सिन। अर्थात पेप्सिन एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है। और प्रोटीनों का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। और आमाशय पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक अमीनो अम्ल में विघटित करता है। और आमाशय में निकलने वाले जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, वसा का। अर्थात पित्ताशय में उपस्थित पत्थर वसा का पाचन प्रभावित करता है। और ये क्वेश्चन कई बार जामों में पूछा जाता है। और पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। और पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। और पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। और पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यकृत में। अर्थात शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में भंडारित रहता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलेरिक ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जठर रस। अर्थात भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलेरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि कौन सा एंजाइम मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एमाइलेज। अर्थात एमाइलेज एंजाइम मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि यकृत प्रोटीन के अधिकतम मात्रा को
किस में परिवर्तित कर देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट में। अर्थात यकृत या लीवर प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अवशोषण। अर्थात पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। और पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना ऊर्ध्वगम या बिल्ली के द्वारा होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्वांगीकरण या एजिमिलेशन। अर्थात अवशोषित भोजन का शरीर में उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अग्नाशय ग्रंथि में। अर्थात इंसुलिन हार्मोन का स्रावण अग्नाशय ग्रंथि में होता है। और इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। और अति महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। और इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। और इंसुलिन के अल्पस्रावन से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, जबकि इंसुलिन के अतिस्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें कि जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भोजन की स्वांगीकरण की अवधि को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सोमेटोस्टेटिन। अर्थात भोजन की स्वांगीकरण की अवधि को सोमेटोस्टेटिन हार्मोन बढ़ाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण कौन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पित्त रस। अर्थात वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण पित्त रस करता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की जीभ के किस भाग में मीठा स्वाद का पता चलता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अग्रभाग या अपेक्स में। अर्थात मानव जीभ के अग्रभाग में मीठे स्वाद का, पश्च भाग में कड़वे स्वाद का, जीभ के पार्श्व किनारे में खट्टे स्वाद का और जीभ के अग्र छोर या किनारे से नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? जिसका आंसर है ऑप्शन डी, लगभग 25 सेंटीमीटर। अर्थात हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रश्न है कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और प्रश्न की आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्रास नली में। अर्थात आहार नाल के ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। और इसे अर्थात ग्रास नली को फूड पाइप भी कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य अर्थात ग्रास नली का मुख्य कार्य भोजन को मुंह से लेकर आमाशय या स्टोमक तक भेजना होता है। और इसमें अर्थात ग्रास नली में कर्मानुकुंचन क्रिया के कारण भोजन नीचे सरकता है। और यह अति महत्वपूर्ण पॉइंट है और कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है कि किस कारण से भोजन आमाशय में पहुंचता है? तो इसका आंसर होगा कर्मानुकुंचन क्रिया के कारण। और ग्रास नली अंदर से खोखली और संकरी होती है और यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ग्रास नली आमाशय में खुलती है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि ग्रास नली को भोजन नली या फूड पाइप भी कहते हैं। और ग्रास नली का मुख्य कार्य भोजन को मुंह से लेकर आमाशय या स्टोमक तक भेजना होता है। और इसमें कर्मानुकुंचन क्रिया के कारण भोजन नीचे सरकता है। और यह अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ग्रास नली अंदर से खोखली और सकरी नली होती है और इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर और यह नली आमाशय में खुलती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बोलस के ग्रास नली में पहुंचते ही शीतलन होता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस्टालसिस। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की आमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत के सबसे पास होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पाइलोरस।
और पाइलोरस आमाशय का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, जो कि नीचे से छोटी आंत के डुोडेनम वाले भाग से जुड़ा रहता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आमाशय में, अर्थात जठर ग्रंथि आमाशय या स्टमक में पाई जाती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की जठर ग्रंथि क्या स्रावित करती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जठर रस, अर्थात जठर ग्रंथि जठर रस स्रावित करती हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका के द्वारा म्यूकस स्रावित होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोबलेट कोशिका के द्वारा, अर्थात जठर ग्रंथि की गोबलेट कोशिका के द्वारा म्यूकस या श्लेष्मा स्रावित होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका के द्वारा HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, औजेटिक कोशिका के द्वारा। और आमाशय या जठर या स्टमक की औजेटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट कर देता है और एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि आमाशय या जठर की औजेटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट कर देता है और एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका के द्वारा एंजाइम स्रावित होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पेप्टिक कोशिका के द्वारा, अर्थात जठर ग्रंथि की पेप्टिक कोशिका के द्वारा एंजाइम स्रावित होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की आमाशय या स्टमक में भोजन कितने टाइम तक रुकता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 4 से 5 घंटे तक, अर्थात आमाशय या स्टमक में भोजन 4 से 5 घंटे तक रुकता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के निम्न में से किसका पाचन मुख से चालू हो जाता है? उसका आंसर है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट का, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से चालू हो जाता है। और यह अति महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मुख से कार्बोहाइड्रेट का पाचन चालू हो जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के निम्न में से किसका पाचन आमाशय में चालू हो जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन का, अर्थात प्रोटीन का पाचन आमाशय में चालू हो जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के निम्न में से किसका पाचन छोटी आंत में चालू हो जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वसा, अर्थात वसा का पाचन छोटी आंत में चालू हो जाता है, जबकि प्रोटीन का पाचन आमाशय में चालू होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ड्यूडेनम। और यह भाग अर्थात ड्यूडेनम आमाशय में से कायम को ले लेता है और इसको पेनक्रेटिक जूस और बाइल जूस के साथ मिला देता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि छोटी आंत का सबसे छोटा भाग ड्यूडेनम होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में उंगलियों की जैसी संरचना को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विलाई। और छोटी आंत के अंदर उंगलियों के समान संरचना पाई जाती है, जिन्हें की माइक्रोविलाई या विलाई कहा जाता है। और इनका मुख्य कार्य भोजन का अवशोषण करना होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विलाई का मुख्य कार्य होता है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, अवशोषण, अर्थात विलाई का मुख्य कार्य भोजन का अवशोषण करना होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों ने, अर्थात इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने की थी। और इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है और ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करती है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने की थी। और इंसुलिन अग्नाशय या पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होती है और ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करती है, अर्थात इंसुलिन ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की हमारे मुंह में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं?
इसका आंसर है ऑप्शन ए 4 प्रकार के, अर्थात हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। बात करूं मैं दांतों के मुख्य कार्य के संदर्भ में, तो दांतों का मुख्य कार्य भोजन को चबाना होता है और हमारे मुंह में 32 दांत पाए जाते हैं। बात करूं मैं 32 दांतों के संदर्भ में, और हमारे मुंह में 4 प्रकार के 32 दांत पाए जाते हैं। फर्स्ट है इंसीजर या कृंतक, इनकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में। और सेकंड है केनाइन या रदनक, और इनकी संख्या 4 होती है, 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचले जबड़े में। और थर्ड है प्रीमोलर्स या अग्र चौवर्णक, और इनकी संख्या 8 होती है, 4 निचले जबड़े में और 4 ऊपरी जबड़े में। और फोर्थ है मोलर्स या चौवर्णक, और इनकी संख्या 12 होती है, 6 निचले जबड़े में और 6 ऊपरी जबड़े में। और इस प्रकार हमारे मुंह में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। और दांतों के अध्ययन को डेंटोलॉजी कहा जाता है, जबकि दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। और अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए है। अभ्यास प्रश्न है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट और मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।